नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अरशद शरीफ के कत्ल पर। सुबह हमने एक वीडियो पब्लिश की थी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो बात हो रही थी अली रज़ा आबदी के कत्ल के हवाले से। लेकिन अदल अली रज़ा आबदी के कत्ल का इल्ज़ाम जब फैज़ हमीद पर लगता है तो कोई दूर परे का कोई रिश्ता ज़रूर बनता है। अरशद शरीफ का जितनी दूर का रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह तो बंदा किसी के साथ भी अपना रिश्ता जोड़ सकता है क्योंकि सब आदम की औलाद हैं। तो रऊफ क्लासरा साहब ने एक वीलॉग किया है कल, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि अरशद शरीफ मरहूम को कत्ल जो है वो पता नहीं किसने करवाया। उन्होंने कोई ज़्यादा नाम शाम नहीं लिए इस तरह के, मगर उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ और फैज़ हमीद के दरमियान में क्या मसला चल रहा था। वो मसला उन्होंने ये बताया कि जब नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाया, मैं हुक्मरान कहने लगा था जो कि आर्मी चीफ का इक्विवेलेंट है पाकिस्तान के अंदर, बट आर्मी चीफ लगाया तो उस वक्त जनरल बाजवा नवाज शरीफ के इतने खिलाफ नहीं थे, वो उनको रखना चाहते थे और वो उनके जो है ना वो बड़े आभारी थे, क्या कहना चाहिए उसको उर्दू में क्या बोलेंगे, उनके थैंकफुल थे, ग्रेटफुल थे, तो वो उनको जो है ना वो रिटर्न करना चाहते थे वो फेवर। तो उन्होंने ये किया कि फैज़ हमीद को ये कहा कि जी जो लोग पनामा के ऊपर बात कर रहे हैं ना नवाज शरीफ के खिलाफ, उनको रोकें। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं वो बड़े नवाज शरीफ के साथी थे और कामरान यूसुफ का उन्होंने हवाला दिया कि कामरान यूसुफ के बकौल इनकी जो फैमिली है वो ट्रेडिशनली प्रो पीएमएलएन रही है या प्रो नवाज शरीफ रही होगी। जनरल फैज़ हमीद डीजीसी बने तो उनको ये टास्क दिया गया, उन्होंने लोगों को फ़ोन शोन किए, उन्होंने अरशद शरीफ को भी कॉल की। अरशद शरीफ जो है वो इसके ऊपर सीखपा हो गए और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर लगाकर उसके खिलाफ ट्वीटिंग की और उन्होंने कहा कि ये लोगों को कह रहा है फ़ोन कर करके कि आप जो है वो ना करें और ये सेंसरशिप कर रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा। इस वजह से अरशद शरीफ के जनरल फैज़ हमीद जो है वो खिलाफ हो गए। अच्छा, मोहम्मद मालिक ने कुछ अर्सा पहले एक तकरीर की थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि अरशद शरीफ और फैज़ हमीद के दरमियान कुछ मसाइल थे, इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हैं वो इस बात को जानते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बात थी अरशद शरीफ के कत्ल के कुछ अरसे बाद एक रेफरेंस हुआ था, उसके अंदर उन्होंने ये तकरीर की थी। तो वो इम्प्लाई ये कर रहे थे कि शायद फैज़ हमीद जो है वो, जो मुझे समझ में आई कि फैज़ हमीद जो है वो उनके कत्ल के पीछे भी हो सकता है। अब ये बात जो है ना वो थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक है। मैं आपको ये दोनों बातों के बारे में बताता हूँ कि हो क्या रहा था। जनरल बाजवा बने थे जनाब 2016 के नवंबर के एंड में, 29 नवंबर को, और 5 जनवरी 2017 यानी ठीक 1 महीना 7 दिन के बाद ये खबर आ गई थी कि जनरल बाजवा के जो 3 अदद बड़े ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया, उनको उस जमाने में ब्लॉगर्स कहा जाता था, तो को 3-4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको पकड़ के और अबडक्ट कर लिया गया था। और उसमें अहमद वकास गोराया का नाम था, सलमान हैदर का नाम था, आसिम सईद का नाम था, समर अब्बास का नाम था। अच्छा, ये 4 लोग तो नोन थे। एक कहा जा रहा था कि ये भैंसा पेज का एडमिन, और इन सबको भी इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये भैंसा पेज के एडमिन है। अगर आपको सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा उस जमाने में नो हाउ थी, आज से 8 साल पहले, तो आपको इस सारे केस का पता होगा। फिर और ये मकबूल जान ने एक प्रोग्राम किया था, वही वाला जो था ना, हज़रत उमर ने जो है वो जो कहानियाँ सुनाता था हमें कि हज़रत उमर ने ख्वाब में, एक सांप को ख्वाब में आया, उसके अंदर हज़रत उमर ने जो है वो हज़रत वो उस उन्होंने हज़रत नहीं लगाया था। जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है वो छड़ी पकड़ाई थी। बाद में उन्होंने कहा कि ये ब्लास्फेमी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि उन्होंने छड़ी मार के उन्होंने पकड़ाई तो उन्होंने पकड़ ली, उल्टे हाथ से पकड़ी, फिर उन्होंने सीधे हाथ से पकड़ी। उन्होंने बाद में कहा कि ये ब्लास्फेमी है, लेकिन उस वक्त वो उनकी शान बयान कर रहे थे। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद ही ब्लास्फेमी कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। और ये जो लोग थे इनमें से कोई भी भैंसा पेज का एडमिन नहीं था। भैंसा पेज का एडमिन अगर अबडक्ट हुआ था तो शायद हुआ हो। इन लोगों के जिनके 4 के मैंने नाम लिए हैं वो भैंसा पेज के एडमिन नहीं थे और इनके ऊपर कोई ब्लास्फेमी साबित नहीं हुई। बाद में ये प्रूव हुआ और अदालत ने इनको क्लीन चिट्स दी। इन लोगों को उठाया इसलिए गया था क्योंकि ये फौज की जो आर्मी की पॉलिटिक्स के अंदर जो इंटरफेरेंस है उसके खिलाफ बात करते थे। इनको उठाया गया क्योंकि अब ऑपरेशन शुरू हो गया था और इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए ब्लास्फेमी के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्लास्फेमी के इल्जामात इसलिए लगाए गए थे कि अगले पूरे 1 साल ब्लास्फेमी ही का कार्ड खेलना था। उसके बाद चौधरी निसार, जो कि अब पीएमएलएन को छोड़ के जा चुके हैं, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो हर वीक संडे के दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 1.5 2-2 घंटे की, जिसके अंदर वो कहते थे मेरे पास सबूत हैं कि ब्लास्फेमी हो रही है और मैं पूरा फेसबुक बंद कर दूंगा, मैं पूरा ट्विटर बंद कर दूंगा, मैं सारा यूट्यूब बंद कर दूंगा, सोशल मीडिया खत्म कर दूंगा, क्योंकि ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए। दुनिया के अंदर इस तरह के दूसरे मामला, इस तरह के मामलात होते हैं, उनको टैकल करने के और भी जराए होते हैं, मगर बहरहाल वो ब्लास्फेमी उन्होंने कुछ भी बंद नहीं किया। ना उस बंदे ने फेसबुक बंद की, ना ट्विटर बंद किया, ना यूट्यूब बंद किया, ना कोई और चैनल बंद किया, मगर वो हमेशा आकर ये कहते सोशल मीडिया पर ब्लास्फेमी बहुत हो रही है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया, लेकिन इससे पहले 13 अप्रैल 2017 को
मिशाल खान शहीद को बाचा खान में यूनिवर्सिटी में कत्ल कर दिया गया। ठीक है जी, ये भी ब्लास्फेमी का ही केस था। इसके बाद 29 अप्रैल को रिजेक्शन की ट्वीट आई। जनरल बाजवा को किसी सूरत इन तमाम वाकयात से आजाद नहीं किया जा सकता, उनको मुबर्रा नहीं करार दिया जा सकता, उनको बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इस बात को इस मुल्क की तारीख में मुसलसल देख रहे हैं 1953 से, कि जब कभी इस मुल्क में मौलवियों ने कत्लो गारत करना शुरू की है सड़कों पर आकर, वो हर बार हमारे मुक्तदिर इदारे की तरफ से एमा पर की जाती है, सिर्फ शह पर नहीं, एमा पर की जाती है। उसके बाद इन्होंने 2017 के सितंबर में पूरी एक ब्लास्फेमी कैंपेन की हुकूमत वक्त के खिलाफ, और नवाज शरीफ क्योंकि नाअहल हुए थे जुलाई के फैसले में, 28 जुलाई के फैसले में, तो नवाज शरीफ की नाअहली के बाद कुलसूम नवाज ने उस हलके में जहां से नवाज शरीफ की सीट खाली हुई थी इलेक्शन लड़ा, तो वहां पर दो नई सियासी जमातें इन्होंने पैदा की। और वो दोनों सियासी जमातें, मैं आपको याद करा दूं कि वो दोनों सियासी जमातें उस वक्त की हुकूमत ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, ईसीपी ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उनको ना सिर्फ बाद में ईसीपी की तरफ से इजाजत दिलवाई गई, बल्कि वो इलेक्शन भी उनको आजाद हैसियत में लड़वाया गया। और क्रेन का जो निशान था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, वो उसी इलेक्शन के अंदर दिलवाया गया। और दूसरी सियासी जमात मजहबी जो कि पैदा की गई वहां पर, वो थी मिल्ली मुस्लिम लीग, जिसको हम प्यार से चिल्ली मिल्ली मुस्लिम लीग भी कहा करते थे मजाक उड़ाते हुए। तो ये हाफिज सईद की जमात थी और एक खादिम रिजवी की जमात थी, इन दोनों ने वहां पर इलेक्शन लड़ा। इसके बाद उसी साल 2 महीने के बाद नवंबर में एक खत्म नबूवत के नाम पर नया धरना करवाया गया, और उसके अंदर ये एहसन इकबाल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने दिखाया कि मैंने अफजल कादरी जो कि टीएलपी से ताल्लुक रखने वाले थे, मैंने उनको ये दिखाया, मैंने उनसे ये इस बात को अग्री करवाया, एडमिट करवाया कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने शोर डाला हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो तब्दीलियां नहीं की गई जो आप समझ रहे हैं कि हमने की है। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया, तो पीर अफजल कादरी ने आगे से ये जवाब दिया कि ये तो हमें फिर मिसगाइड किया गया है, और फिर वो वापस जाने के लिए लेकिन तैयार नहीं थे। और फिर जिस तरह से लोग तो यही तक बताते हैं कि जिस वक्त पुलिस ऑपरेशन किया गया और वो जो मौलवी थे वो तितर बितर हो गए, तो उस टाइम पे आप पारा की साइड से मजीद ताजा दम दस्ते जो हैं वो उनको दस्तयाब हो गए अचानक, और पुलिस को फिर पीछे हटना पड़ा। ये भी कौन कर रहा था, वो डीजीसी कौन था ये आपको पता है। और फिर डीजीसी ही ने, फैज हमीद ही ने माजरत फैज हमीद ही ने उस टीएलपी के साथ मुआहिदा किया, उसके ऊपर दस्तखत किए। अभी कुछ अर्से पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने भी एक कॉलम लिखा था, मैंने ही उसको वॉइस ओवर किया था, आपने पढ़ा होगा, शायद देखा होगा वीडियो में, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि वो साद बाजवा जो कि जनरल बाजवा के बेटे हैं, उनके साथ मेरे खतों किताबत जारी रही, मैंने मैसेज किया, उनको ये बताया, उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा हाँ हमें भी मिसगाइड किया गया। तो पीर अफजल कादरी भी मिसगाइड हो गए, जनरल बाजवा भी मिसगाइड हो गए, आसिफ गफूर भी मिसगाइड हो गया, और फैज हमीद भी मिसगाइड हो गया। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, इनमें से कोई मिसगाइड नहीं हुआ था। ये सब के सब एक प्लान के तहत ये सब कुछ कर रहे थे। जनरल बाजवा का किसी मौके पर यह इरादा नहीं था कि नवाज शरीफ को बचाना है। जनरल बाजवा डबल गेम के माहिर थे। जनरल बाजवा जिस दिन से आए थे वो अपनी एक्सटेंशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और उनको ये नजर आ गया था कि यार अगर राहील शरीफ ने इतना प्रेशर डाला है और उसके बावजूद उसको इसने एक्सटेंशन नहीं दी, और ये उस वक्त भी इक्तदार में हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ जिस वक्त मेरी एक्सटेंशन की बारी आएगी, तो ये तो मुझे एक्सटेंशन नहीं देगा। अगर इसने राहील शरीफ को नहीं दी तो मुझे क्यों देगा। तो उसने बंदे ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि पहले मुझे नवाज शरीफ से आई हैव टू गेट रिड ऑफ हिम, आई हैव टू गेट रिड ऑफ पीएमएलएन, और उसी सूरत में मुझे 6 साल मिल सकते हैं, वरना मैं 3 साल के बाद मुझे घर जाना पड़ेगा, और मैं पाकिस्तान की आर्मी का चीफ हो और एक्सटेंशन ना ले, ये कैसे हो सकता है। तो जनाब उन्होंने ये सारा कारनामा जो है वो सारा थ्रू आउट दिया था। अब आ जाते हैं हम अरशद शरीफ की तरफ। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है अक्टूबर 23, 2022 को, और जनरल फैज हमीद जो कि उसी वक्त डीजीसी लगाया गया था, या तो ये वाकया होगा लेट 2016 का या फिर अर्ली 2017 का, जब जनरल बाजवा बने और अभी पैनामा का फैसला नहीं आया था, तो ये उस दौरान की बात है, पहले 6 महीने की। तो जनरल बाजवा तो जनवरी से लगे हुए थे इस काम के ऊपर, तो जनरल बाजवा कैसे ये काम कर सकते हैं कि वो नवाज शरीफ को बचाने के लिए। अच्छा, अब अरशद शरीफ का जो वाकया है वो 2017 में पेश आया, और कत्ल जो है वो उनका अक्टूबर 2022 में हुआ। इस 5 साल के दौरान अरशद शरीफ और जनरल फैज जो हैं वो आप समझ लें कि अगर वो ट्रॉयका उसको कहा जाता है तो उसके अंदर साकिब निसार के बाद चौथा जो बंदा, मतलब जो सेकंड व्हील है, सेकंड टीयर है उस ट्रॉयका की सपोर्ट का, इमरान बाजवा फैज के ट्रॉयका का जो सपोर्ट का सेकंड व्हील है, उसके अंदर मेरा ख्याल है साकिब निसार के बाद ही प्रोबेबली वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्स इन द व्हील, जिसको आप कह सकते हैं कि ये वो बंदा है जो कि इनकी सपोर्ट के अंदर सबसे आगे है, वो अरशद शरीफ था। 5 साल तक जनरल बाजवा और अरशद शरीफ
जनरल फैज और अरशद शरीफ के दरमियान से सुई नहीं लगती थी, यानी नजरियात की बात कर रहा हूं। मैं इन तीनों में से किसी से नहीं मिला। मैं इमरान खान से कभी नहीं मिला, मैं रऊफ क्लासरा से कभी नहीं मिला, मैं अरशद शरीफ से कभी नहीं मिला। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि इनके किसी मौजू पर इख्तलाफ हमें सामने नहीं नजर आया। ये अगर उस्मान बुज़दार के खिलाफ जनरल बाजवा हैं, तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ अरशद शरीफ भी एक लंबी कहानी करके देगा, एक जबरदस्त सा प्रोग्राम करेगा जिसमें उस्मान बुज़दार के ऐसी की तैसी फेर के रख देगा। तो ये कौन करवा रहा था जनाब? ये वही लोग नहीं करवा रहे थे। और या तो आप ये कहें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमेशा से ही लड़े हुए थे, या फिर आप ये कहें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज जो हैं वो एक साथ थे और वो जो कुछ कर रहे थे वो जनरल बाजवा के ऑर्डर्स पर कर रहे थे। ये नहीं हो सकता कि जहां से आपको लगे कि जी ये थोड़ी सी डिविएशन हो रही है, वहां पर आप अरशद शरीफ को कह दें कि ये तो फैज के कहने पर कर रहा था, वरना ये बाजवा के कहने पर कर रहा था, वरना ये इमरान के कहने पर कर रहा था। ये तीनों अगर ट्रॉयका हैं तो फिर एक तरफ है, एक पेज का मतलब एक पेज है, और ये पेज जो है ये सबकी तरफ से जो है वो ये आसिफ गफूर हो, जनरल फैज हमीद हो, जनरल बाजवा हो या इमरान खान हो, ये सारे एक पेज पर थे। अरशद शरीफ भी उसी पेज पर थे या उससे पेज से लटके हुए थे थोड़े। बाकी जिस तरह बहुत सारे सहाफ़ी थे, मैं अरशद शरीफ के अकेले की कोई बात नहीं कर रहा। तो बात यह है कि अरशद शरीफ को कत्ल का इल्ज़ाम लगाना जनरल फैज़ के ऊपर, ये एक बहुत ही दूर की कोड़ी लाने के मुतरादिफ है। जनरल फैज़ के जो जुराइम हैं उनमें अगर अरशद शरीफ के कत्ल को आप निकाल भी लेंगे तो भी कोई कमी नहीं आ जाएगी। ये कहा जाता था कि अच्छा, फिर वही बात कि भाई कोई कड़ी मिलाने की कोई वजह भी हो कि भाई जनरल फैज़ ने उसको कत्ल करवा दिया और कत्ल करवा के उसका इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया बाजवा और उसके ग्रुप के ऊपर, और उससे फ़ायदा ये वो उठाना चाह रहा था कि इमरान खान का धरना जो है वो कामयाब हो जाएगा, उसका लॉन्ग मार्च के लिए एक मोमेंटम बन जाएगा, उसके पास एक रैलिंग क्राई होगी कि भाई अब हमने अरशद शरीफ के साथ ये करना है। तो ये सब कुछ तो समझ में आता है, लेकिन ये कहना कि जी 2017 में उसने तस्वीर लगाई थी तो 2022 में उसने कत्ल कर दिया, ये बहुत ही कुछ फिल्मी सी कहानी लगती है कि एक बंदा इतना शातिर हो कि उसको 5 साल पुरानी कोई जो स्लाइट है उसका याद हो अभी तक और उसने उसका बदला लेना हो, उसके लिए उसको अरशद शरीफ ही मिला हो और बाकी कोई ना मिला हो। रऊफ क्लासरा के मुताबिक उन्होंने भी रीट्वीट किया था, तो अल्लाह रहम रखे, रऊफ क्लासरा साहब जो है वो उनको बहुत लंबी उम्र मिले। मगर इस तरह के कहानियां जो है ना वो जोड़ना, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये उस तरह की बात है कि पाकिस्तान के अंदर किसी को गिरफ्तार कर लेना बंदा पुलिस, तो फिर वो उसके ऊपर उस इलाके में जितने कत्ल हुए होते हैं उस थाने की हदूद में, जितनी चोरियां हुई होती हैं, जितनी डकैतियां पड़ी होती हैं, वो सारा कुछ उसके ऊपर डाल के उससे कहते हैं तू सारी की सारी बरामदगी तेरे से ही करनी है अब। तो ये उस तरह का कुछ मामला लग रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको इस बुनियाद पर जनरल फैज के साथ अरशद शरीफ को जोड़ा जा सकता है। यह था हमारा प्रोग्राम। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। अली वारसी को फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।